अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं हूं अहमद हुसैन रश फ्रॉम स्कर्दू गिलगित बल्तिस्तान। आज का मेरा टॉपिक है कानून शहादत ऑर्डर के मुताबिक आर्टिकल 3 यानी गवाही के रिलेटेड, यानी कौन गवाही दे सकता है, कौन गवाही नहीं दे सकता है। इससे पहले मैंने कानून शहादत के इंट्रोडक्शंस और डेफिनेशन क्लास, ठीक है नहीं, ये सारी चीज़ें मैंने अपलोड किया हुआ है, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर लें, वहाँ से आपको मिल जाएगा। अब आर्टिकल 3 पे बात करते हैं। आर्टिकल 3 किस चीज़ को डिस्कस करता है? Who may be testify? All persons shall be competent to testify unless the court consider that they are preventing from understanding the question put to them or from giving rational answer to those questions by tender years, extreme old ages, disease whether of body or mind, any other cause of the same kind. यानी हर बंदा गवाही दे सकता है, यानी बूढ़ा हो, छोटा हो, बीमार हो, हर बंदा गवाही दे सकता है जो कि सवाल को समझ सकता है और सवाल का जवाब दे सकता है। अब यहाँ पे फर्दर आगे एक प्रोविजो दिया है, उसमें थोड़ी सी बात डिफरेंट की है। प्रोवाइडेड दैट अ पर्सन शैल नॉट बी कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई इफ ही हैज बीन कन्विक्टेड बाय कोर्ट फॉर परजरी और गिवन फॉल्स एविडेंस। यानी हर बंदा, कानून शहादत ने क्या कहा, हर बंदा गवाही दे सकता है, ठीक है नहीं, चाहे बूढ़ा हो, छोटा हो, यानी सवाल को समझने वाला हर बंदा दे सकता है। एक्सेप्शन में आकर उन्होंने ये बात बतला दी कि एक बंदा नहीं दे सकता। वो कौन सा बंदा दे सकता है? जिसने झूठी गवाही देकर जेल चला गया हो, ठीक है नहीं, ऐसा बंदा जो परजरी का मुजरिम हो, दे दे आर नॉट कॉम्पिटेंट टू गिवन विटनेस। अब आगे पढ़ते हैं फर्दर। प्रोवाइडेड फर्दर दैट द प्रोविजन ऑफ द फर्स्ट प्रोविजो शैल नॉट अप्लाई टू अ पर्सन अबाउट whom the court is satisfied that he repenting thereafter mend his way। हाँ, इसमें ये बताया गया है कि वो बंदा, मतलब जिसने झूठी गवाही देकर जेल चला गया, फर्स्ट ऑफ ऑल वो नहीं दे सकता है। दूसरी कंडीशन में उन्होंने ये बता दिया, अगर वो बंदा जिसने झूठी गवाही देकर जेल चला गया है, वो बंदा बाहर निकल के, मतलब जेल से रिहा होने के बाद वो तौबा करता है या अपने किरदार को ठीक करता है, तो उसकी जो गवाही है वो कोर्ट ऑफ लॉ में एडमिसिबल है। Explanation: A lunatic is not incompetent to testify unless he is preventing by his lunacy from understanding the question put to him and given rational answer to them। यानी पागल आदमी भी गवाही दे सकता है। एक कंडीशन बता दिए, अगर वो लुनेसी उसके अंदर खत्म हो जाए, ठीक है नहीं, तो फिर वो गवाही दे सकता है। फिर आर्टिकल 4 ऑफ कानून शहादत ऑर्डर, जजेस एंड मजिस्ट्रेट। No judge or magistrate shall accept upon the special order of some court to which he is subordinate to compel to answer any question as to his own conduct in court as judge or magistrate, or as to anything which comes to his knowledge in court as such judge or magistrate, but may be examined as to other matter which accrue in his presence while he was so acting। यानी आर्टिकल 4 ये कहता है मजिस्ट्रेट और जज भी गवाही दे सकते हैं। शर्त क्या है? उसके लिए सुपेरियर कोर्ट उनको फाउंड कर ले, तो फिर इसके बाद जज और मजिस्ट्रेट किसी भी मामले में गवाही दे सकते हैं। अब इलस्ट्रेशन में क्या है? A on his trial before the court of session says that a deposition was improperly taken by B, the magistrate. B cannot be compelled to answer as to his except upon special order of superior court। अब आर्टिकल 5 में आ जाते हैं, कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज। यानी आर्टिकल 5 किस चीज को डील करता है? कानून शहादत का वो डील करता है ड्यूरिंग मैरिज के दौरान कपल्स के दरमियान या मियाँ बीवी के दरमियान जो कम्युनिकेशन होती है वो उसको डिस्क्लोज नहीं कर सकते, लेकिन एक कंडीशन बताया गया है जो कि मैं आपको डायरेक्ट पढ़ के मैं समझाऊंगा। नो पर्सन हु is or has been married shall be compelled to disclose any communication made to him during marriage by any person to whom he is or has been married, nor shall he be permitted to disclose any such communication unless the person who made it is or his represented interest consent, except in suit between married person or proceeding in which one married person is prosecuted for any crime committed against the other। पहली बात तो यहाँ ये बताया गया है कि आर्टिकल 5 में
कि ड्यूरिंग मैरिज आप मियाँ बीवी एक दूसरे के खिलाफ नहीं दे सकते, ठीक। एक कंडीशन उन्होंने देने के लिए कहा है कि अगर आफ्टर तलाक के बाद या शोहर उसको कंसेंट दे दे या बीवी को, या बीवी शोहर को कंसेंट दे दे, तो उस सूरत में वो एक दूसरे के खिलाफ गवाही दे सकते हैं। अदरवाइज गवाही नॉट एडमिसिबल इन कोर्ट ऑफ लॉ। आर्टिकल 6 क्या कहती है? एविडेंस एज टू अफेयर ऑफ स्टेट। No one shall be permitted to give any evidence derived from unpublished official record relating to any affair of state। यानी इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि अनऑफिशियल जो मैटर होता है, या सॉरी अनऑफिशियल जो इंफॉर्मेशन होती है जो किसी भी डिपार्टमेंट का, उनकी परमिशन के बगैर, ठीक है, आप उस पर एविडेंस नहीं दे सकते हो। एक्सप्लेनेशन इन दिस आर्टिकल ऑफिशियल रिकॉर्ड रिलेटिंग टू अफेयर ऑफ स्टेट। इसमें स्टेट के रिलेटेड भी हो सकता है, इंक्लूड डॉक्यूमेंट कंसर्निंग इंडस्ट्रियल और कमर्शियल एक्टिविटीज। डॉक्यूमेंट इंडस्ट्रियल मैटर्स के भी हो सकते हैं, कमर्शियल के भी हो सकते हैं, फेडरल गवर्नमेंट का भी हो सकते हैं और प्रोविंशियल गवर्नमेंट का भी होता है। इंडस्ट्री के रिलेटेड भी आप गवाही नहीं दे सकते, फेडरल गवर्नमेंट के रिलेटेड भी आप गवाही नहीं दे सकते हो आर्टिकल 6 के मुताबिक, कानून शहादत के मुताबिक, ठीक है नहीं, ये जो है आप नहीं दे सकते हो, एक्सेप्ट इन कंसल्ट ऑफ या विद द परमिशन ऑफ द हेड ऑफ डिपार्टमेंट के परमिशन से आप गवाही दे सकते, अदरवाइज आप गवाही नहीं दे सकते। ऑफिशियल कम्युनिकेशन, आर्टिकल 7 ऑफ कानून शहादत ऑर्डर। No public officer shall be compelled to disclose communication to made to him in official confidence। यानी किसी भी ऑफिशियल बंदे को या किसी भी मातहत अफसर को आप ये बाउंड ही नहीं कर सकते या उसको कह नहीं सकते कि आपने गवाही देनी है। When he considered that the public interest would be suffer by the disclose। हाँ, अगर पब्लिक इंटरेस्ट जहाँ पे सफर होता हो तो उस कंडीशन में गवाही दे सकता है, वरना नहीं दे सकता है। अब एक्सप्लेनेशन पाते हैं। In this article, a communication include communication concern industrial or commercial activities carried on directly or indirectly by federal government। इसमें क्या होता है, फेडरल गवर्नमेंट का या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी इंडस्ट्रियल मैटर के रिलेटेड हो उसमें नहीं दे सकता है। और एनी स्टैट्यूटरी बॉडी और कॉर्पोरेशन और कंपनी सेट अप और कंट्रोल बाय सच गवर्नमेंट, या कोई ऐसी माली इदारा, ठीक नहीं, जो कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करती, उसके पर भी आप नहीं दे सकते, आर्टिकल 7 ऑफ कानून शहादत के मुताबिक। आर्टिकल 8, information as to commission of offence। No magistrate or police officer shall be compelled to say where he got any information as to commission of any offence, and no revenue officer shall be compelled to say when he got any information as to commission of any offence against the public revenue। यानी आर्टिकल 8 में ये बताया गया है, नो मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर शैल बी कंपेल्ड। मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर किसी भी बंदे को कंपेल नहीं कर सकते व्हेन ही गॉट एनी इंफॉर्मेशन, जब उनको कोई इंफॉर्मेशन मिलती है एज टू कमीशन ऑफ एनी ऑफेंस, किसी भी ऑफेंस के रिलेटेड, ठीक है नहीं, चाहे वो रेवेन्यू के रिलेटेड हो। फिर एक्सप्लेनेशन में आते हैं। इन दिस आर्टिकल रेवेन्यू ऑफिसर मींस ऑफिसर एम्प्लॉय इन और अबाउट द बिजनेस ऑफ एनी ब्रांच ऑफ पब्लिक रेवेन्यू। यानी पब्लिक रेवेन्यू के रिलेटेड जो मैटर जो डील करते हैं, उस रेवेन्यू ऑफिसर को आप कंपेल नहीं कर सकते कि आप इसमें आकर आपने गवाही देनी है, उसको बाउंड नहीं कर सकते। आर्टिकल 9, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। No advocate shall at any time be permitted unless with his client express consent to disclose any communication made to him in the course and for the purpose of his employment as such advocate by on behalf of his client, or to state the content of condition of any document with which he has become acquainted in the course and for the purpose of his professional employment, or to disclose any advice given by him to his client in the course and for the purpose of such employment। अब आर्टिकल 9 क्या कहता है? यानी कोई भी वकील साहब होता है वो क्या कर सकता है, अपने क्लाइंट्स की जो इंफॉर्मेशन होती है वो डिस्क्लोज नहीं कर सकता है उसकी परमिशन के बगैर। अब जाहिर बात है, एज अ लॉयर हमारे पास कोई क्लाइंट आता है, वो हमें कोई अपनी रिलेटेड बात बता देता है, अपनी कोई सीक्रेट बता देता है, डेफिनेटली क्लाइंट और जो वकील का जो रिश्ता होता है वो एतमाद के बेस पे होता है। तो यानी हम क्लाइंट की जो इंफॉर्मेशन होता है, एज अ लॉयर या लॉ का स्टूडेंट, हम अपनी जो क्लाइंट की जो इंफॉर्मेशन को हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते उसकी परमिशन के बगैर।
provided that nothing in this article shall protect from disclose. Number one, any such communication made for any illegal purpose. हाँ, अब पहली बात तो वकील साहब गवाही नहीं दे सकता अपने क्लाइंट के खिलाफ। एक कंडीशन में दे सकता है जब वो कहीं इलीगल पर्पस का हो। इलीगल पर्पस के बेस पर हो तो उस वक्त नहीं दे सकते। Any fact observed by any advocate in the course of his employment as such showing that any crime fraud has been committed since the commencement of his employment, whether the attention of such advocate was or was not direct to such fact by on behalf of his client. Explanation: the obligation stated in his article continue after employment cease. इन मुख्तसरम अल्फाज में इस आर्टिकल 9 का हम ये कह सकते हैं कि कोई भी वकील अपने क्लाइंट की बात को डिस्क्लोज नहीं कर सकता है जब तक वो परमिशन ना दे दे। अब आर्टिकल हम आ जाते हैं 10 की जानिब। आर्टिकल 10 में आर्टिकल 9 टू अप्लाई टू इंटरप्रेट द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल शैल नॉट अप्लाई टू इंटरप्रेट एंड कलरेक्ट आर सर्वेंट ऑफ एडवोकेट्स। अब जिस तरह वकील अपने क्लाइंट के खिलाफ गवाही नहीं दे सकता है, सेम एसिड एक वकील का जो कलरेक्ट होता है, ठीक है नहीं, वो भी उसके खिलाफ गवाही नहीं दे सकता है। यानी वकील साहब का जो क्लाइंट होता है, मुंशी होता है, वो वकील साहब के खिलाफ गवाही नहीं दे सकता है। आर्टिकल 11 privilege not waived by voluntarily evidence if any party to suit given evidence therein at his own stance or otherwise he shall not be deemed to have consisting thereby to such disclose as it's mentioned in article 9, and if any party to a suit or proceeding call any such advocate as a witness he shall be deemed to have consent to such disclose only in question advocate on matter of which but for such question he would not be arbitrary to disclose। यानी कोई भी वकील साहब होता है वो गवाही नहीं दे सकता है जब तक उसमें पब्लिक एट लार्ज का इंटरेस्ट ना हो, आर्टिकल 11 के मुताबिक। तो आर्टिकल 12, अब आर्टिकल 12 किसके रिलेटेड है? कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन विद लीगल एडवाइजर। अब जाहिर बात है वकील साहब जो भी इंफॉर्मेशन देते हैं, इसका खुलासा मैं बता रहा हूँ, फिर मैं बेर की वर्डिंग में पढ़ूंगा। कोई भी, जिस तरह मैंने कहा ना, वकील साहब अपने क्लाइंट के खिलाफ नहीं दे सकता है, इसी तरह उसके जो कम्युनिकेशन हो वो भी डिस्क्लोज नहीं कर सकता है। confidential communication with his legal advisor. No one shall be compelled to disclose to the court, tribunals, or other statutory exercising judicial or quasi-judicial power or jurisdiction any confidential communication which has taken place between him and his legal professional advisor, unless his officer himself has answered, in which case he may be compelled to disclose any such communication as may appear to the court necessary to be known in order to explain any evidence which he has given but no others। बात यहाँ ये आ रहा है कि वकील क्लाइंट के खिलाफ गवाही नहीं दे सकता, इसी तरह जो क्लाइंट होता है वो वकील के खिलाफ गवाही नहीं दे सकता है, ठीक है नहीं। क्लाइंट वकील के खिलाफ गवाही नहीं दे सकता है और क्लाइंट वकील के खिलाफ गवाही नहीं दे सकता है। अब आ जाते हैं आर्टिकल 13 के ऊपर। प्रोडक्शन ऑफ टाइटल डीड्स ऑफ विटनेस नॉट अ पार्टी। No witness who is not a party to a suit, it shall be compelled to produce his title deeds, any property, any document in virtue of which he hold any property as pledge or mortgage, any document the production of which might tend to criminate him unless he has agreed in writing to produce them with the person seeking the production of such deed or some person through whom he claims। यानी एक बंदे के पास डॉक्यूमेंट्स है जमीन के, ठीक है, उसके पोजीशन में है, तो आप उसको ये नहीं कह सकते आपने आके इस केस में गवाही देनी ही देनी, जब तक उसको कोर्ट ऑफ लॉ उसको बाउंड ना करे या वो खुद ना दे दें, हम उसको बाउंड नहीं कर सकते आर्टिकल 13 के मुताबिक। आर्टिकल 14 के मुताबिक क्या है? प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट विच अदर पर्सन हैविंग पोजीशन कुड रिफ्यूज टू प्रोड्यूस। हाँ, एक बंदा के पास डॉक्यूमेंट्स है, वो अदालत उसको पेश करो कहते हैं, लेकिन वो पेश नहीं करता है, रिफ्यूज करता है। उस कंडीशन में क्या है? No one shall be compelled to produce document in his possession which any other person would be entitled to refuse to produce if they were in his possession unless such last mentioned person
कंसर्न टू देयर प्रोटेक्शन। यानी एक बंदे के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है और वो डॉक्यूमेंट्स फॉर एग्जांपल ए के पास ए के जो डॉक्यूमेंट्स है वो बी की पोजीशन से है, ठीक है नहीं, हम ए को सॉरी बी को हम ये बाउंड नहीं करता उस डॉक्यूमेंट्स को लाके पेश करें, जब तक उसको वो खुद आके पेश ना करें या उसकी कंसेंट से वो पेश ना करें तब तक हम उसको कोर्ट ऑफ लॉ में या कहीं प्रोड्यूस नहीं कर सकते आर्टिकल 14 के मुताबिक। आर्टिकल 15 के मुताबिक क्या है, विटनेस not to execute from answering on ground that answer will criminate। अब यहाँ पे ये आता है कि जो ऐसा सवाल, ठीक है नहीं, जिससे खुद क्लाइंट फंसता हो, वो सवाल हम कोर्ट ऑफ लॉ में उससे नहीं कहलवा सकते। बेरेक्ट पढ़ते हैं, बेरेक्ट के बाद आपको उसका मैं खुलासा समझाता हूँ। A witness shall not be excused from answering any question as to any matter relevant to matter in issue in any suit in civil or criminal proceeding upon the ground that the answer to such question will criminate or may tend directly or indirectly to criminate such witness or that which he has become acquainted in the course for the purpose of his professional employment or disclose any advice to given by him to client। बात यहाँ पे ये है कि ऐसा सवाल पूछ के उस जो गवाही देने वालों को हम मुलजिम नहीं ठहरा सकते। फॉर एग्जाम्पल एक जो गवाह होता है वो गवाही देने के लाता है, तो हम ऐसे सवाल पूछने के बाद वो बंदा खुद मुजरिम बन जाए, तो उस सूरत में उस बंदे को बाउंड नहीं करेंगे। लेकिन कोर्ट ऑफ लॉ उसको परमिशन देगा, वो जो बात करेगा वो सीधे रास में रख कर देगा या वो कोर्ट परमिशन से देगा, तो बंदा उसमें कन्विक्ट नहीं हो जाएगा। अब इसको आर्टिकल को इंटरलिंक करेंगे हम। आर्टिकल 16 ऑफ कानून शहादत, accomplice कहते हैं वादा माफ गवाह या सुल्तानी गवाह। Any accomplice shall be competent witness against an accused person except in case of an offence punishable with death and a conviction is not legally made because it's proceed upon the corroborated testimony of an accomplice। accomplice वो होता है जो कानून शहादत के मुताबिक आर्टिकल 16 के मुताबिक ये है कि चार बंदे किसी का मर्डर करते, ठीक है नहीं, एक बंदा उसको रिवॉल्वर देता है, दूसरा बंदा गेट पे इंतजार करता है, एक बंदा जाकर अंदर जाकर मर्डर कर देता है, दूसरा बंदा सिर्फ ये देखता है कि आगे पीछे कहीं लोग तो आते जाते तो नहीं है। तो कत्ल किसने किया है? जो अंदर रूम में जाके जिसने फायर किया है, ठीक है नहीं, बुलेट से, वो उसका असल मुल्जिम ये होगा। लेकिन कोर्ट उसकी जो जुर्म के अंदर जो उसका रोल था ना, वो माइनर टाइप का था, हालांकि वो भी इस जुर्म में शामिल है, शरीक जुर्म है, लेकिन उसका उस कत्ल में, उस मर्डर में उसका जो रोल है ना, वो माइनर नेचर का है। इस वजह से उसको कोर्ट माफी दे सकता है। जुर्म में उसका भी हक रोल है, लेकिन उसका जो रोल है वो माइनर होता है। तो नंबर ऑफ, अब हम आर्टिकल 17 ऑफ कानून शहादत की बात बताते हैं। कॉम्पिटेंसी एंड नंबर ऑफ विटनेसेस, ठीक है नहीं। अब कॉम्पिटेंसी एंड नंबर ऑफ विटनेसेस, इसमें सिविल केस में कितने गवाह की जो गवाहों की गवाही एडमिसिबल है, क्रिमिनल में कितने गवाहों की गवाही एडमिसिबल है, फाइनेंशियल मैटर में कितने गवाहों की गवाही एडमिसिबल है, इस पर हम बात करते हैं। The competency of person to testify, the number of witness required in any case shall be determined in according with the injunction of Islam as laid down in the Holy Quran and Sunnah। यानी कोई भी गवाह होता है, उस गवाह के लिए पहली जो कंडीशन दे रखा हुआ है कुरान और सुन्ना, ठीक है, तस्के शहूद, सूम और सलात का पाबंद हो, या वो बंदा जिसने जो हाई लेवल के जुर्म कमिट नहीं किया हो, उसको हम यूं सादा अल्फाज में हम उसको इंटरप्रिटेशन करते हैं, जैसे जिना होता है या मर्डर होता है, इस तरह का जुर्म उस बंदे ने खुद ने कमिट नहीं किया, वो बंदा क्या कर सकता है, गवाही दे सकता है। अब यहाँ पे डिफरेंट जो कंडीशन है, वो सिविल में कितने गवाही दे सकते, क्रिमिनल में कितने देते, वो हम अभी इसमें बात करेंगे फर्दर। सब आर्टिकल 2, आर्टिकल 17 के सब आर्टिकल 2, unless otherwise provided in any law relating to the enforcement of hudud or any other law
अदर स्पेशल लॉ। अब स्पेशल लॉ और हुदूद लॉ में कितने गवाही दे सकते हैं? इन मैटर pertaining to financial or future obligation, if reduced to writing, the instrument shall be attested by 2 men or 1 man and 2 women. यानी फ्यूचर फाइनेंशियल या फ्यूचर ऑब्लिगेशन में 2 मर्द या 1 आदमी या 2 औरतें गवाही दे सकते हैं, so that one may remind the others if necessary evidence shall be accordingly. B. In all other matter the court may accept or act on the testimony of 1 man or 1 woman. यानी हुदूद के अलावा हर मैटर में 1 मर्द और 1 औरत की गवाही एक्सेप्टेबल समझी जाती है। एक कंडीशन ये 2 औरतों की गवाही 1 मर्द के इक्वल होगी। तो मैंने समझाने की कोशिश की है अपने इल्म के मुताबिक। तो उम्मीद है मेरा इस व्लॉग को आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें। आइंदा के लिए इससे भी बेहतर मैं वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि आज यहाँ पर थोड़ी गर्मी है, तो इसलिए मैं थोड़ी सी कम तहरीर पे ये अपलोड करूँ। नेक्स्ट बार इससे बेहतर वीडियो अपलोड करूँगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।